आदिकाल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो आज थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी सी ठीक नहीं है ना। वैसे तो आपको सही लगेगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है। तो चलेंगे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सहजयान के प्रवर्तक बताने हैं यहाँ पर आपको। सरेपा, सवरपा, लुईपा या कनापा। ये लुईपा है। कल मैंने एक आदिकाल के क्लास ली थी जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन करवाए थे और वन लाइनर क्वेश्चन भी इतने अच्छे थे। उसमें लगभग 80 से 100 के बीच में वो क्वेश्चन थे और बहुत ही अच्छी क्लास थी। अगर आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लेना। सीधे सीधे क्वेश्चन है जो आपको वहाँ से याद हो जाएंगे और आपके पेपरों में भी ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अभी जो क्वेश्चन है कुछ कल के ऊपर डिपेंड है और कुछ हम अलग से लिए हैं। सहजयान के प्रवर्तक हैं सरेपा, सवरपा, लुईपा या कनपा। तो सरेपा हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। सर्वमान्य कवि हैं सरेपा, जो कि सिद्ध कवि भी हैं। ठीक है, तो यही सहजयान के प्रवर्तक हैं। ठीक है, सरेपा यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है। जो बौद्ध धर्म की सहजयान अथवा वज्रयान शाखा से संबंधित 84 जो सिद्ध कवि हैं उनमें सरेपा का नाम प्रथम नंबर पे आता है। सेकंड क्वेश्चन है संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो संदेश रासक के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर या फिर हेमचंद्र। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल रहमान। ठीक है, अब्दुल रहमान संदेश रासक के रचयिता हैं। आगे चलेंगे। विद्यापति की कौन सी रचना है जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? विद्यापति के जो ग्रंथ है वो भी हम देख लेंगे आगे, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कौन सी रचना है जो अभी तक संपादित नहीं हुई है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कीर्ति पताका। ठीक है, कीर्ति पताका। कीर्ति पताका अभी तक संपादित नहीं हो पाई है, इसको आपको याद रख लेना है। इनके उपनाम भी बहुत सारे हैं। मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव, इनको कई उपाधियों से नवाजा गया है। आत्मबोध किसकी रचना है? अच्छा, सॉरी भाई, आज तो बहुत तेज सर्दी जुकाम हो गया है। तो चलेंगे यहाँ पर आगे हम क्वेश्चन की तरफ। आप क्लास को छोड़ के मत जाना, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेंगे आगे। आत्मबोध किसकी रचना है ये बताना है। जालंधर नाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा गोरखनाथ। ठीक है, आत्मबोध नाम की जो रचना है ये नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ की रचना है। माधव हम परिणाम निराशा, ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? माधव हम परिणाम निराशा, सुंदरदास, विद्यापति, सूरदास या रसखान। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा विद्यापति। माधव हम परिणाम निराशा ये आदिकालीन कवि किसकी है? विद्यापति की है। बौद्धगान और दोहा का संपादन किसने किया है? बौद्धगान और दोहा, इसके बारे में भी हम कल पूरा पढ़े थे, है ना। बौद्धगान और दोहा का संपादन किसने किया है? राहुल सांकृत्यायन, सूर्यकांत शास्त्री, प्रबोध चंद्र बागची, हरप्रसाद शास्त्री ने किया है बौद्धगान और दोहा, और ये 1916 ईस्वी में किया था। बौद्धगान और दोहा का मतलब है कि जो बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा के जो कवि थे, यानी कि जो 84 सिद्ध कवि हैं, उनके बारे में सबसे पहले ये किससे पता चला था, किसने प्रकाश डाला था इस पर? तो हरप्रसाद शास्त्री ने। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन का नाम भी आता है लेकिन उनका बाद में आता है। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है, वैसे तो बहुत सारी क्लासेज हैं जो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, उनको आप पढ़ सकते हैं टीजीटी, पीजीटी या यूजीसी नेट के लिए, है ना, किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़ सकते हो हिंदी को। तो सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? तो ये संधा भाषा कहा जाता है। इसमें मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी। संधा भाषा इस तरीके से भी लिखा हुआ ज़्यादातर मिलता है और संध्या भी कभी कभी लिख देते हैं। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? ये चारों रासों के नाम हैं, लेकिन इनमें से श्रृंगार रस किसका मूल वर्ण है? खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो या परमाल रासो। था यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बीसल देव रासो, जो कि नरपति नाला की रचना है। नरपति नाला की रचना है। ठीक है, बीसल देव राजा की इसमें कथा कही गई है, लेकिन ये एक श्रृंगारिक गेय काव्य है। आलय खंड का दूसरा नाम क्या है? आलय खंड का दूसरा नाम क्या है? आलय खंड का जो दूसरा नाम है
उसे संपादित करने वाले कौन थे, ये भी मैंने कल बताया था, लेकिन यहाँ पर हमें केवल दूसरा नाम बताना है। ये है परमाल रासो। ये जगनिक की रचना है, लेकिन परमाल रासो के नाम से इसे संपादित बाद में कराया था श्याम सुंदर दास जी ने। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? खड़ी बोली हिंदी में सबसे पहले रचना करने वाले कौन थे? तो ये थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की पहेलियाँ मुकरियाँ बहुत ही ज़्यादा जग प्रसिद्ध है। ठीक है, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का क्या नाम है? तो ये मैं अभी बता चुकी हूँ, ये है जगनिक। ठीक है, परमाल रासो, परमाल दूसरे का माल अगर चुराना है तो जगना पड़ेगा। अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल, हरि न बनायो सुरसरी कीजो इंदब भाल। इस दोहे के रचनाकार का क्या नाम है? अच्युत चरण तरंगिनी, इसके जो रचनाकार है वो है यहाँ पर रहीम। ठीक है, रहीम दास का ये दोहा है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे चलेंगे। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी का सर्वप्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो राजा मुंज को किया है। ठीक है, राजा मुंज को। हालांकि हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वो सरयपाद या सरयपा को माना जाता है, ये सर्वमान्य है। वैसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग कवियों को प्रथम के उपाधि दी है। ठीक है, और पुरानी हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज को माना है गुलेरी जी ने। हालात ए कन्हैया, ये किसकी रचना है? हालात ए कन्हैया है तो ये अमीर खुसरो की रचना है। आगे चलेंगे। आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? तो सभी जानते हैं रासो ग्रंथों की प्रधानता रही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के जो ये सारी चीज़ें, इनका यथार्थ वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है ये बताना है। तो ये हुआ है कीर्ति लता में। ठीक है, किस में हुआ है? कीर्ति लता, जो कि विद्यापति की रचना है। और ये कीर्ति लता और कीर्ति पताका, कीर्ति पताका तो अभी हमने ऊपर देखा, वो अभी तक संपादित नहीं हुई है। हालांकि है हस्तलिखित प्रति है जो उसकी मिलती है। और कीर्ति लता में इन सारी चीज़ों का यथार्थ और जीवंत वर्णन किया गया है। ठीक है, ये दोनों ही अवट्ट भाषा की रचना है, ये भी याद रख लेना। आगे चलेंगे। राहुल जी यानी कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो ये सरयपा जी को किया है। ठीक है, सरयपा जो कि किसके थे? सिद्ध कवि थे। बीसलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? श्रृंगारिक, आख्यान, गेय या प्रबंध? यहाँ पर शैली आपसे पूछ रहा है। हालांकि ये श्रृंगारिक काव्य है, लेकिन ये गेय शैली में इसमें अपनाई गई है। ठीक है, गेय शैली इसमें अपनाई गई, इसका मूल रूप है जो गेय काव्य है। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का क्या नाम है? जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का क्या नाम है? भट्ट, केदार, नरपति नालय, नल्ल सिंह या मधुकर कवि? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका किसकी है? तो ये मधुकर कवि की रचना है। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? पुष्पदंत, धनपाल, स्वयंभू या सरयपा? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा धनपाल। ठीक है, भविष्यत कहा जो रचना है वो किसकी है? तो ये धनपाल की है। आगे चलेंगे। अगर आपको क्लास ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में आपको शेयर करना है, क्योंकि हिंदी साहित्य की इसी तरह की क्लासेज हैं जो आपको हिंदी क्लासेज, व्याकरण यानी कि टीजीटी पीजीटी का जो भी कंप्लीट जो सिलेबस है उसके बेस पर यहाँ पर रिवीजन आपका पेपर तक चलेगा। उसके बाद भी हम यूजीसी नेट वगैरह की तो तैयारी कर ही रहे हैं कंप्लीट। आगे देखते हैं। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो ये चंद बरदाई हैं, और पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, और इनको प्रथम महाकवि माना जाता है, और ये रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। हालांकि वो इसको अप्रमाणिक मानते हैं। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? विद्यापति के द्वारा कुल कितने ग्रंथ लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं 16। ठीक है, 16 ग्रंथों की रचना है जो इन्होंने की है टोटल मिला के। कुछ इसमें संस्कृत भी है, मैथिल में भी है। पदावली को इनको मैथिली भाषा में लिखा था, तो उसी के दौरान इनको क्या कहा गया? मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? तो ये विद्यापति हैं, है ना। इन्होंने पदावली जो है, पदावली की रचना मैथिली भाषा में की थी, इसी के आधार पर इन्हें मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो कि पुष्पदंत की नहीं है? तो यहाँ पर सारी रचना आप देख सकते हो पुष्पदंत की कौन कौन सी हैं। महापुराण,
महापुराण इन्हीं की रचना है। जय कुमार चरियु, जसर चरियु और पयम चरियु, लेकिन पउम चरियु इनकी रचना नहीं है। अगर इसकी बात करें किसकी रचना है तो फिर ये स्वयंभू की रचना है। ठीक है, पउम चरियु किसकी रचना है? ये स्वयंभू की रचना है। जबकि महापुराण, जय कुमार चरियु और जसर चरियु ये तीनों पुष्पदंत की रचना है। सरेपा, ये जो चरियु है ये किस में कहा जाता है? तो अपभ्रंश भाषा का शब्द है। सरेपा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये सिद्ध साहित्य से है। ये प्रथम कवि हैं, सहजयान के भी प्रवर्तक इनको कहा जाता है। निम्नांकित में से कौन सी शिलांकित कृति है? इनमें से शिलांकित कृति कौन सी है? तो ये पहाड़ दोहा, राउरवेल, प्राकृत, पेंगलम, वर्ण रत्नाकर। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा राउरवेल। ठीक है, राउरवेल जो रचना है ये शिलांकित कृति है ना। और इसकी रचयिता की अगर बात करें तो वो है रोड़ा कवि। राउरवेल किसकी रचना है? तो ये रोड़ा कवि की रचना है। ठीक है, और ये राउल, इस ग्रंथ की जो नायिका है उसका नाम भी राउल ही है। ठीक है, नक्सिक वर्णन इसमें किया गया है, यानी कि श्रृंगारिक काव्य है। शालिभद्र सूरी की रचना का क्या नाम है? शालिभद्र सूरी की रचना का नाम बताना है। नेमिनाथ रास, भारतेश्वर बाहुबली रास। तो ये बिल्कुल सही है, भारतेश्वर बाहुबली जो रास है ये शालिभद्र सूरी की रचना है। ठीक है, और सुमतिगन रास कोई नहीं है, लेकिन सुमतिगन के द्वारा नेमिनाथ रास को लिखा गया है। ठीक है, ये सुमतिगन की रचना है, सुमतिगन की रचना है। नेमिनाथ रास, जय मयंक जस चंद्रिका माँ भी देख कर आए हैं पीछे, ये मधुकर कवि की रचना है। आगे चलेंगे। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तूतिए हिंद, तोताए हिंद, सितारे हिंद या सरहिंद। ये चारों एक प्रकार के नाम है। तो यहाँ पर हम जानेंगे तूतिए हिंद, ये अपने आप को क्या कहते थे? तूतिए हिंद कहते थे। उपदेश रसायन के रचयिता का क्या नाम है? उपदेश रसायन, तो ये जिनदत्त सूरी की रचना है। ठीक है, एक है यहाँ पर जिनधर्म सूरी और एक है जिनदत्त सूरी, दोनों में अंतर समझ लेना। ये जिनदत्त सूरी की रचना है, उपदेश रसायन जिनदत्त। ठीक है, जिनदत्त देश, उपदेश रसायन किसकी रचना है? जिनदत्त सूरी की रचना है। और ये एक नृत्य गीत काव्य है जो कि 810 पद्यों में लिखा गया है। ठीक है, 810 पद्य है इसके अंतर्गत। और अगर हम बात करें जिनधर्म सूरी की एक रचना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थूली भद्र रास। स्थूली भद्र रास इनकी रचना है, स्थूली भद्र रास, ये जिनधर्म सूरी की रचना है। शालिभद्र सूरी की हम देख ही चुके हैं, भारतेश्वर बाहुबली रास है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्वयंभू को। ठीक है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास, अपभ्रंश का व्यास और वाल्मीकि दोनों के नाम से जाना जाता है। किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? तो ये मैं अभी बता चुकी थी, विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो व्याकरण ग्रंथ है? तो यह है व्याकरण ग्रंथ, बताना है यहाँ पर कौन सा है। कीर्ति पताका, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या वर्ण रत्नाकर। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये जो रचना है ये कौन सी किसकी है? ये व्याकरण ग्रंथ है। और ये है किसकी? तो ये दामोदर कवि की रचना है। ठीक है, दामोदर कवि की रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का क्या नाम है? प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का क्या नाम है? तो ये है आचार्य मेरुतुंग। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि की रचना का नाम क्या है? आचार्य मेरुतुंग है। आगम वे पुराने पंडित मान बहती, पक श्रीफल अली जिम वायरती भ्रमयंती। ठीक है, भ्रमयंती, ये इस तरह की जो पंक्तियां हैं वो किसकी हैं? है ना, सारे ही सिद्ध कवि हैं यहाँ पर। तो ये कन्हैपा की पंक्तियां हैं। आगम वे पुराने, ये बस इतना याद रख लेना, ये कन्हैपा की है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। बिल्कुल ये सही अनुक्रम आपको याद होना चाहिए। स्वयंभू है ना, इनका जो जन्म काल है उसका वर्ष तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये शताब्दी में जाने जाते हैं। ठीक है, इस शताब्दी में जाने जाते हैं। तो सबसे पहले तो देखो इसमें स्वयंभू का नाम आता है, जो चारों नाम दे रखे हैं उनमें सबसे पहले नाम स्वयंभू का आता है। वैसे तो इसका ऑप्शन सी हो गया है, स्वयंभू सबसे पहले हैं, 8वीं शताब्दी में थे स्वयंभू। है ना, स्वयंभू किस में थे? 8वीं शताब्दी में थे।
और पुष्पदंत की अगर बात करें तो ये 10वीं शताब्दी में थे। अध्ययमान या अब्दुल रहमान इनको बोलते हैं, ये 12वीं 13वीं शताब्दी में थे। और अगर हेमचंद्र, एक मिनट, ये तो उल्टा दे दिया है। हेमचंद्र 11वीं शताब्दी में थे शायद, यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है इसमें, या तो देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मैं इसको डाल दूंगी बाद में। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे पेपरों में मतलब गलत होते हैं, या तो बाद में उनको वो लोग डिलीट करते हैं या पैसे वसूल करते हैं बच्चों से, पता नहीं क्या उनका उद्देश्य है, लेकिन गलत जरूर डालते हैं 2-4 क्वेश्चन। चलते हैं आगे। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वानियां, कृष्ण भक्तिया रागानुगा, भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्तिया वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। ये कथन किसका है? बड़ा लंबा चौड़ा यहाँ पर जो है कथन है, और हमें बताना है कि ये किसका है। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वानियां, ये सारी जो 6 धाराएं यहाँ पर बताई गई हैं, ये जो कथन है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, स्वाभाविक विकास बताया इन्होंने। अपभ्रंश, ये सभी धाराओं को अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास कहा है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? कुंडलिनी के जो उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? तो नाद कहा जाता है। ठीक है, नाद यहाँ पर आ जाएगा। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर, गोरखनाथ विद्यापति, तो ये विद्यापति की रचना है। ठीक है, पुरुष परीक्षा इनकी संस्कृत भाषा में लिखी गई रचना है, ये भी ध्यान रख लेना। कीर्ति लता और कीर्ति पताका मैं बता चुकी, अभट्ट भाषा में लिखी गई है। पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई है। एक और मिलता है इनका, गोरक्ष नाटक, गोरक्ष विजय नाटक, जो कि मैथिली भाषा में ही है। ठीक है, इसको भी याद रख लेना। और संस्कृत में इनकी क्या है? पुरुष परीक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान है जो पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? ठीक है, इनको जरूर आप हाईलाइट कर लिया करो, नहीं पूछ रहा है। रामचंद्र शुक्ल तो बिल्कुल अप्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने तो बिल्कुल अप्रमाणिक माना है। गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने भी माना है। डॉक्टर वूलर भी क्या मानते हैं? अप्रमाणिक मानते हैं। लेकिन जो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जी हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने क्या माना है इनको? इसको अर्ध प्रमाणिक माना है। ठीक है, मोहनलाल एक अर्ध प्रमाणिक नहीं, ये तो प्रमाणिक मानने वाले हैं। ठीक है, ये तो प्रमाणिक मानने वाले हैं पूरी तरह से, 100% इन्होंने प्रमाणिक माना है, यानी कि रियल माना है इसको, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने। ठीक है, और ये तीनों अप्रमाणिक मानते हैं। मोरा जोबना नवेल रा भयो है गुलाल, कैसे घर दीनी बकस मोरे माल, उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? मोरा जोबना नवेला रा भयो है गुलाल, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। ठीक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। कीर्ति लता किस भाषा की रचना है? अभी हम देख कर के आए, अभट्ट भाषा की रचना है। अपभ्रंश आपको नहीं करना है, क्योंकि अपभ्रंश से पीछे की अपभ्रंश का ही रूप है अभट्ट, लेकिन ये बोलचाल की जो भाषा थी अपभ्रंश, वो कहलाई अभट्ट। ठीक है, इसे इसमें ही लिखा गया था कीर्ति लता और कीर्ति पताका। आदिकाल में किस कवि ने अभट्ट भाषा में रचना की थी? तो अभट्ट भाषा में आदिकाल में किसने रचना की थी? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान कुतबन, या फिर मंजर। तो ये अब्दुल रहमान की रचना है, जो संदेश रासक, मतलब इनकी एक रचना है संदेश रासक रासक, जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये सबसे पहले इन्होंने अवट भाषा में आदिकाल में रचना की थी। फारसी का यह कथन किसने कहा था? मैं हिंदी की तूती हूँ, तुम्हें मुझसे कुछ पूछना हो तो हिंदी में पूछो, तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ये अमीर खुसरो ने खुद ही अपने लिए कहा था। ठीक है, तूती हिंद के नाम से इनको जाना गया था। निम्नलिखित कवियों का सही काल क्रम बताना है। सरेपा, सोमप्रभु सूरी, गोरखनाथ और हेमचंद्र, ये 4 नाम यहाँ पर दे रखे हैं आपको, तो बताना है कौन सा सही हो जाएगा।
सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर किसका नाम आएगा। देखो सरेपा किस में आते हैं, सिद्ध कवियों में आते हैं। जो सरेपा का समय है ना वो बहुत पहले का है, यानी कि राहुल सांकृत्यायन ने उनका जो समय है वो 700 यानी कि 8वीं शताब्दी में कुछ बताया था, 769 समय था शायद इनका। तो ये सरेपा यहाँ पर 769 ईस्वी इनका समय है, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। और गोरखनाथ का जो समय है वो 845 है, ठीक है, 845 है। तो ये तो दोनों लाइन से हैं, क्रम से हैं यहाँ पर। और हेमचंद्र की अगर बात करें तो हेमचंद्र 1088 में थे। मैं पीछे आपको बता रही थी ये 11वीं शताब्दी में थे, वहाँ पे थोड़ा उल्टा पुल्टा लिखा था, ठीक है। और सोमप्रभ सूरी की बात करें तो 1100, ये 1300 सॉरी 1284 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, 1284 थे, 1284 इनका है सोमप्रभ सूरी का। तो यही ऑप्शन है जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। आला किस ऋतु में गाया जाता है, तो इस बात सभी जानते होंगे, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। उधर बुंदेलखंडी और उधर वाले क्षेत्रों में गाया जाता है, पूर्वांचल यानी कि जो पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के उधर में गाया जाता है। अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है, अपभ्रंश का मुख्य छंद बताना है, दोहा, बरवई, कुंडलियाँ या सवैया। तो दोहा अपभ्रंश का मुख्य छंद है, इसे दूहा के नाम से भी जानते थे। परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है, तो ये है योगेंद्र या जो इंदु के नाम से जाना जाता है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको स्किप नहीं करनी है क्वेश्चन। रचना काल की दृष्टि से आपको जानना चाहिए कि इन ग्रंथों का जो प्रकाशन वर्ष है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुराग बांसुरी, सबसे पहले मैं नीचे का लिख देती हूँ। इंद्रावती की अगर हम बात करें तो इंद्रावती आई थी 1744 ईस्वी, ठीक है। मिर्गावती की हम बात करें तो मिर्गावती 1501 ईस्वी इसका समय है। और ज्ञानदीप का जो समय है वो 1619 ईस्वी है। और अनुराग बांसुरी का समय है 1764 ईस्वी। तो सबसे पहले इसमें मिर्गावती कुतुबन की रचना है, मिर्गावती। ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। इंद्रावती किसकी है, इंद्रावती तो ये नूर मोहम्मद की है। और अनुराग बांसुरी भी, ये इनका समय है ना, ये इनका समय है, ये देख लीजिए। अब सबसे पहले इसमें मिर्गावती आएगा 1501 ईस्वी, फिर ज्ञानदीप 1619, फिर इंद्रावती 1744 और फिर अनुराग बांसुरी 1764। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है, कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है। ये कुछ मिली जुली सी रचनाएं, इसलिए इनको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। ये सोमप्रभ सूरी की रचना है, ठीक है, सोमप्रभ सूरी की रचना है, ये ध्यान रखना है, सोमप्रभ सूरी की रचना है, ठीक है। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है, सोमप्रभ सूरी की रचना है, इसको भी आपको याद रख लेना है। आगे चलेंगे। अंगबधू किस कवि की रचना है, तो ये दादू दयाल की रचना है, ठीक है। अंगबधू किसकी है, दादू दयाल की रचना है। तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज थोड़ी सी तबीयत खराब है, लेकिन क्लास लेना बहुत ही ज़रूरी था, ठीक है। और आप प्लीज़ पूरी कंप्लीट वीडियो को देखा करो। आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करके जाया करो।